मैं एक वकील था। वैसे मैं कोलकाता में रहता था। मेरी उम्र 40 साल थी, लेकिन 40 सालों में मैंने कभी ऐसा केस हैंडल नहीं किया था। इस केस ने तो मेरे दिमाग के सारे पुर्जे खोल कर रख दिए थे। मैं छुट्टी लेकर किसी कारण सऊदी अरब में आया था और मेरा वकील का चैम्बर बंगाल के हाई कोर्ट में था। जब मुझे खबर मिली कि यह केस मुझे हैंडल करना है, मैंने अपने बॉस से कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, पर उन्होंने कहा यह केस बहुत अनोखा है, उसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या है, तो उन्होंने कहा कि कम उम्र का लड़का है जिसे रेप केस में पकड़ा गया है। जब बॉस ने उस लड़के की उम्र बताई तो मैं हैरान रह गया। मैं अपना सब काम छोड़ छाड़ कर केस पर ध्यान देने की ठानी। सबसे पहले मुझे उस जगह पर जाना था जहाँ उस लड़के को गिरफ्तार किया गया था। उस लड़के का जुर्म करने का तरीका यह था कि अलग अलग घरों में चला जाता और वहाँ पर औरत और लड़कियों का रेप करके भाग जाया करता था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? कोई आपके घर में आकर इस तरह का काम कर रहा है और आपको पता ही ना चले। मैं उस घर में गया तो वहाँ पर ज़्यादातर औरतें ही थी। वह लड़कियाँ काफ़ी जवान और खूबसूरत लग रही थी। मैंने उनको दूर से ही देखा था। वह एक कमरे में चली गई और उस घर की जो बड़ी औरत थी वह मेरे पास आई। बहुत परेशान थी, रो रही थी। वह वही घर था जहाँ से लड़के को पकड़ा गया था। वह कहने लगी, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा होगा। मैंने कहा, क्या मतलब? मुझे पूरी बात बताइए, हुआ क्या था? उन्होंने कहा था कि वह लड़का बाहर कोई चीज़ बेचने के लिए आया था। कह रहा था बहुत अच्छा शैम्पू है, आपके बालों के लिए अच्छा है। हमारे घर में सिर्फ लड़कियाँ ही हैं और उनको बाल लंबे करने का बहुत शौक है, इसलिए हमने उसे कहा कि ठीक है, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम सब बेहोश हो गए। पहले उसने हमसे पानी भी मांगा था, हमने उसे पानी दिया। मैंने कहा कि गर्मी है, बेचारा गर्मी में काम कर रहा है, लेकिन वह लड़का पानी पीते ही बेहोश हो गया। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते थे, उसे तो होश में लाना ही था। बड़ी मुश्किल से उठाकर एक कमरे में बिस्तर के ऊपर रख दिया और उसकी तलाशी लिया। कोई नंबर या फ़ोन मिल जाए, उसमें उसके किसी अपने का नंबर हो तो उसको बताएं कि आपका रिश्तेदार यहाँ पर बेहोश पड़ा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया और हम सबको जैसे किसी ने नशे की कोई चीज़ दे दी हो। हम लोग बेहोश हो गए। हम उठे तो पता चला कि मेरी दोनों बेटियों के साथ वह औरत बोलते बोलते रुक गई और रोने लगी। मैंने कहा, फिर वह लड़का कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वह तो भाग गया। मैंने उनको कहा कि आपको उसे घर में दाखिल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, हम बता रहे हैं कि वह बेहोश हो गया था, तो फिर हम क्या कर सकते थे? बात तो उन लोगों की ठीक ठाक थी। कोई पराया आदमी आपके दरवाजे पर आकर बेहोश हो जाए तो आप उसे वापस सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैंने कहा कि आपकी बेटियों को भी बयान देना होगा, तो कहने लगी ठीक है। मैंने उन लड़कियों का बयान ले लिया और जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मैंने उस लड़के को देखा तो मैं हैरान रह गया। यह लड़का तो बहुत ही कम उम्र का था, पर उसने यह सब कुछ किया था। और सिर्फ ये एक घर नहीं था, यह वारदात तो लगातार कई घरों में हुआ था। बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह के हादसे हो रहे थे। वह घर में दाखिल होता, किसी बहाने से घर के अंदर थोड़ी देर रुक जाता, फिर उन लोगों के ऊपर या तो कोई बेहोशी का स्प्रे कर देता था या कोई चीज़ उनको सुंघा देता था। वह बेहोश हो जाते थे और जो भी खूबसूरत लड़की देखता उसका रेप कर देता। और फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कियों की वीडियो भी बना ली जाती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। यह मामला ऐसा चल रहा था जैसे किसी बहुत बड़े गैंग का काम हो। लेकिन उस लड़के के साथ ना तो कोई गैंग पकड़ा गया था और ना ही कोई आदमी, सिर्फ यह लड़का ही था। और उसको देखकर तो ऐसा ही लगता था कि वह मक्खी भी नहीं मार सकता। फिलहाल उसे कुर्सी पर बिठाया गया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्यों किया है? वह लड़का बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। उसने कहा कि मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वह बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा, तुम मानते हो ना कि तुमने यह सब कुछ किया है? मेरे इस बात का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। जितने भी घर वालों ने रिपोर्ट की थी उन सबसे मैं पूछताछ की थी। उन्होंने इसी तरह की कहानी सुनाई थी। ये लड़का किसी काम से आता था और बेहोश हो जाता था, फिर कहता था कि मुझे बहुत भूख लग गई है। अलग अलग कहानी सुनाता था। किसी को कहता था मेरी माँ नहीं है, तो किसी को कहता था मेरे बाप ने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मेरे घर में बहन भाई भूखे हैं, रोता था। इस तरह की बातें करके लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता था और कहता था मैंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। फिर कभी कभी तो ऐसा ही भी होता था कि इसी घर के सामने बैठकर रोना शुरू कर देता था और वे लोग इसके पास में आकर उसकी मदद करने के लिए उसे अंदर ले जाते थे। किसी भी आदमी के घर में घुसना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतने कम उम्र लड़के पर कोई भी भरोसा कर सकता है और यह भरोसा ही था जिसकी वजह से उसने यह सब कुछ किया था। अभी तो कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिख पाई थी। वे कह रहे थे कि अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहते, नाइंसाफ मिलेगा और इज्जत की मिट्टी मिल जाएगी। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखो आजकल के हालात, उस लड़के ने कितना कांड कर दिया है, इसकी उम्र देखो, उसकी शक्ल देखकर उसके काम देखा। मैंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, समाज बुरा होता जा रहा है, लेकिन अब हमारा काम तो करीब ख़त्म ही हो गया था। लेकिन पुलिस ने कहा कि उसने अपना गुनाह अभी कबूल नहीं किया है। मैंने कहा कि हाँ, कबूल नहीं किया, पर इतने सारे गवाह हैं, कुछ करो। एक लड़की के घर के आगे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उसके अंदर इसी की वीडियो थी। रो रहा था और अंदर से एक लड़की निकली जो उसकी मदद करने के लिए अंदर ले गई। फिर उसी लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं बहुत परेशान था। एक अजीब बात यह थी कि घर के सारे लोग बेहोश हो जाते थे और घर में और कोई सामान नहीं जाता था, सिर्फ एक ही कुकर्म को बार बार दोहराया जाता था। मतलब यह कि लड़का चोर नहीं था।
अब उसको जज के सामने पेश करना था। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। मेरे बॉस ने ठीक कहा था, यह केस ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्प भी था। जज ने कहा कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें बच्चों की जेल में रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम्हें बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी, तुम्हें फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी। पर पहले तुम यह बताओ कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया। तो वह बिल्कुल चुप हो गया। जज ने कहा कि कुछ तो बोलो। वह बिल्कुल ही बोल नहीं रहा था। फिर जज ने कहा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो उसने एक अजीब सी ख्वाहिश की मांग कर दी। उसने कहा कि हाँ, मेरी ख्वाहिश है, क्या आप पूरी करवाएंगे। हम लोगों ने कहा कि अब देखो कैसे फटाफट बोल रहा है, और पहले नहीं बोल रहा था। जज ने कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाई जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि वह जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। उसके बाद आप लोग मेरे साथ जो भी करें, मुझे कोई समस्या नहीं है। जज ने कहा कि क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तो कहने लगा, मैं एक आखिरी बार स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने उसकी यह ख्वाहिश सुनी तो हैरान रह गए। यह कैसी ख्वाहिश है, ऐसी ख्वाहिश तो आज तक कभी किसी ने ना की होगी। मुजरिम मकसूद से पूछा गया कि तुमने ऐसी ख्वाहिश क्या सोच कर की है। तो उसने कहा कि मुझे पानी बहुत पसंद है। उसने इतना कहकर अपनी ज़ुबान पर फिर से ताला लगा लिया। जज ने कहा कि अब उसकी आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी करवानी ही पड़ेगी। जज ने हुक्म दिया कि पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे किसी प्राइवेट स्विमिंग पूल कंपनी में ले जाओ, जहाँ पर उस वक्त और कोई भी मौजूद ना हो। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद बच्चों की जेल में भेज दिया जाएगा। जैसे ही 18 साल का होगा उसको उसके जुर्म की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने एक नहीं ना जाने कितने घर बर्बाद किए थे। यह काम वह कई महीनों से लगातार कर रहा था। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ था कि उन लड़कियों की ज़िंदगी का क्या होगा जिसके साथ घर बैठे ही इतना बड़ा कांड हो गया था। लेकिन क्या यह सब कुछ इसी ने किया था। उसकी उस अनोखी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम लोग एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में पहुंच गए और उन लोगों को बताया कि हम लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे दें तो ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हमने सारा एरिया खाली करवा दिया। उसके आसपास कुछ लोगों को भी खड़ा कर दिया, तो क्योंकि कुछ कैदी बहुत ज़्यादा चालाक होते, इस तरह की आखिरी ख्वाहिश करते हैं जिसमें उनको भागने के बहुत ज़्यादा चांस नज़र आते हैं और वह पागल बनाकर भाग जाते हैं। उस लड़के को कहा गया, ठीक है, अब यहाँ पर कोई नहीं है, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। उसका नाम मकसूद था। शक्ल सूरत का खूबसूरत था। वह कम उम्र था लेकिन कद काठी में जवान लगता था। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया था, क्योंकि यह शक्ल से बहुत मासूम लग रहा था। मेरे साथ ही बैठे पुलिस वालों में से कुछ लोग किनारे पर खड़े थे। लड़के ने अपने जूते उतारे, पानी में जाने की तैयारी करने लगा। पहले तो पानी को देख रहा था, फिर ज़मीन के ऊपर बैठकर पानी में टांगे लटकाए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर चला गया। अगर उसकी आखिरी ख्वाहिश की थी कि मुझे स्विमिंग पूल में तैराकी करनी है तो फिर उसको तैरना भी आता होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने ऐसा मंजर देखा कि हम हैरान रह गए। वह पानी से बाहर नहीं आ रहा था, पानी के नीचे चला गया था। इतना एक्सपीरियंस वाला तो नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी में जाने से पहले वह काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने पानी की तरफ देखा तो ये लड़का ऊपर नहीं आ रहा था। हम सभी थोड़ा अलर्ट हो गए कि समस्या तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है। फिर एक आदमी को इशारा किया कि ज़रा आगे जाकर देखे कि क्या है। उसने देखा तो वह जल्दी से पानी में छलांग लगा दिया। हम लोग भी हैरान हुए। उसने कहा कि लड़का तो डूब रहा है, इसका मतलब है कि वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद वह जेल नहीं जाना चाहता है। उसकी उम्र भी कम थी, वह फिर कैसे यह सब कर गुजरा था। वह इतना भी बुरा नहीं था, तो यह सब उसने कैसे कर लिया था। उसे पानी से निकाला तो उसकी सांसें बहुत हल्की फुल्की चल रही थी। जल्दी डॉक्टर के पास लेकर गए। जज साहब भी परेशान हो गए। हम सब भी सोचने लगे कि यह कैसी समस्या है। जब डॉक्टर को बताया कि यह वही लड़का है जिसकी खबर आज सुबह से बहुत ज़्यादा चल रही है, तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हुआ कि यह वही लड़का है। मैं तो समझा कोई जवान आदमी होगा। हमने कहा यही है। उन्होंने उसका जल्दी चेकअप करना शुरू कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही उसे होश आ गया था और उसके पेट से पानी की आवाज़ आ रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था, यानी कि उसकी हालत पहले से ठीक हो गई थी। होश में आ गया था और ज़िंदा भी था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे उससे कुछ ज़्यादा देर हॉस्पिटल में ही रखना होगा, क्योंकि मुझे समस्या कुछ और लग रही है। हमने कहा लेकिन ये आपके साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता, यह आपको चकमा देकर भाग गया तो। उन्होंने कहा कि फिर आप अपने 2 लोगों को भी हमारे साथ भेज दें, लेकिन मुझे समस्या कुछ ख़राब लग रहा है। हमने कहा कि क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भी बताता हूँ। वह 2 घंटे के लिए उस लड़के को अंदर लेकर चले गए। उसे हिस्से में हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमने अपने दोनों लोगों को अंदर भेज दिया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हम लोगों को अपने कमरे में बुलाया और कहा उस लड़के के बदन के अंदर हमें एक ऐसी चीज़ मिली है जो इस बात की निशानी दे रही है जो आप लोग समझ रहे हैं वह सही नहीं है। हमने
कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि उस लड़के के बदन में चिप लगी हुई है। उन्होंने हमें वह चिप दिखाई। उन्होंने कहा ये चिप उसकी कलाई में अंदर डाल दी गई थी और उसको डालना इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आराम से हो जाता है। जब हमने अपने एक्सपीरियंस के लोगों से इस चिप के बारे में बताया और उन्होंने उसे चेक किया तो उन्होंने कहा यह चिप तो आपकी लोकेशन और आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं इस जगह को डिटेक्ट करता है, यानी कि एक डिटेक्टर है। लेकिन ये इस लड़के की कलाई में क्यों था? इसका मतलब हम जो समझ रहे थे वह आखिरी में सच नहीं था। हम ये समझ रहे थे कि केस क्लोज़ हो चुका है, लड़का गुनहगार है, उसे पकड़ लिया गया है, उसे सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन शायद कुछ और समस्या था। फिर हमने उस लड़के से पूछा कि अब बताओ कि क्या बात है, और उसने हमें ऐसी बात बताया कि उस केस का एक नया पहलू निकल कर हमारे सामने आ गया, जिससे हम सब हैरान रह गए। उस लड़के की हालत पहले से अच्छी थी, हमारे सामने बैठा था। मैंने कहा पहले भी तुमने ना बोलकर पुलिस को गुमराह कर दिया है, अब भी तुम नहीं बोले तो बुरा हो जाएगा, इसलिए बताओ कि ये सब क्या है? चिप तुम्हारी बाजू में किसने डाली थी? उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, असल में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरी टीम है। हमने कहा क्या मतलब टीम से? तुम्हारा, तुम उस जगह वारदात पर अकेले पाए गए थे और उन सब ने तुम्हारा ही हुलिया बताया था। उसने कहा कि वह तो मेरा ही हुलिया बताएंगे क्योंकि सामने तो मैं ही जाता था, लेकिन जब यह सब लोग बेहोश हो जाते थे तो फिर मैं नहीं वहाँ होता था, मुझे वहाँ से भेज दिया जाता था और मेरी जगह वहाँ पर और लोग आ जाते थे। मैंने कहा क्या मतलब, पूरी बात बताओ। उसने कहा कि वे 5 लोग हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, 30 से 40 के बीच की उम्र तक के हैं, लेकिन उनका कद किसी छोटे लड़के जितना है। सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो मैं उनको पूरी तरह से ऑफ़ कर देता हूँ, इसलिए वे सब समझते हैं कि जो कुछ किया है वह इसी छोटे कद के इंसान ने किया है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं उस घर के अंदर चला जाऊँगा और मौका देकर उन लोगों को किसी तरह बेहोश कर दूँ। मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे मैं घर के अंदर कोने में रख देता हूँ, उसमें से इस तरह की स्मेल आती है कि सब लोग बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद वह लोग जो चाहे करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सब कुछ मजाक है, एन्जॉयमेंट है, उन्हें यह सब करना अच्छा लगता है। और जुर्म की वारदात पर मुझे रखा हुआ है क्योंकि एक छोटे लड़के पर किसी को शक नहीं होता। इस काम को करते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। हमने कहा कि तुमने स्विमिंग पूल में तैरने की ख्वाहिश क्यों की थी? उसने कहा कि मैं डर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं जेल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए सोचा जान दे देता हूँ ताकि मुझे जेल में ना जाना पड़े, नहीं तो आप लोग मुझे फांसी की सज़ा दे देते। मैं फांसी के ज़रिए नहीं मरना चाहता था। मैंने कहा कि तुम उन लोगों के साथ काम क्यों करते हो? उसने कहा कि उनके पास मेरी एक बहन है। हमने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मेरी छोटी बहन अभी 4 साल की है, उन लोगों के पास है, उन्होंने उसे अपने पास रखा हुआ है, कहते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वह मेरी बहन को जान से मार देंगे, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाऊँगा, इसलिए ख़ुदकुशी करना चाहता था, क्योंकि जब मैं उसकी हिफाजत ही ना कर पाया तो ज़िंदा रहकर क्या करता। अगर उनको पता चला कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो वे मेरी बहन को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़के ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हम सब हैरान रह गए कि सही में इसकी जड़ें तो बहुत अंदर तक फैली हुई थी। मैं यह सब कुछ नोट कर रहा था क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट को बताकर जनता के सामने भी पेश करना था। अभी यह बात जनता के सामने रखना हमारी मजबूरी बन गया था क्योंकि सबको इस बारे में पता था। इसका मतलब यह लड़का बेकसूर था, उसका कसूर इतना तो नहीं था कि उसको जेल भेज दिया जाता, यह तो खुद मजबूर था, यह तो खुद विक्टिम था, मुजरिम नहीं था। उसको हमने एक अच्छी जगह पर रख दिया और मैंने उसे यकीन दिलाया कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। मैं यह सब बताऊँगा कि तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हारी बहन को भी बचा लिया जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अब उन लोगों को पकड़ना पुलिस का काम था। उस लड़के को अलग अलग लोगों की तस्वीर भी दिखाई गई। कुछ मुजरिम पुलिस को चकमा देते रहते हैं, उनका पुलिस रिकॉर्ड में पूरा एक एल्बम था। 2 लोग उनमें से ही निकल आए थे। उस लड़के ने कहा कि ये दोनों भी इस गैंग में हैं। बाकी 3 लोगों का भी पता नहीं चल सका। जब उन तीनों को भी पकड़ लिया गया तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनको बताया और उस लड़के ने भी सारी कहानी जनता के सामने पेश की। उनको बताया कि समस्या क्या थी। सब लोग हैरान थे। मैंने उन लड़कों को देखा, उनकी कद-काठी बहुत छोटी-छोटी थी क्योंकि वे पाँचों बौने थे, जिसकी वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही थी, ना ही उनके करीब कोई लड़की आई थी। इसी वजह से पाँचों मिलकर ऐसी घटना को अंजाम देते थे और जांच पड़ताल करने पर यह भी पता चला था वे 3 भाई थे और 2 कज़न्स थे और पूरा गैंग था। हमने मकसूद की बहन का भी पता लगाया। जब उस बच्ची को मकसूद के पास पहुँचाया तो वह खुशी से निहाल हो गया था। लड़की भी अपने भाई के गले लगकर रोने लग गई थी, बहुत डरी हुई थी। मकसूद ने शुक्रिया अदा किया। उसे 3 महीने के लिए काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया ताकि वह दोबारा ऐसे लोगों के हाथ में आकर कठपुतली ना बन जाए। फिर उसके बाद दोनों बच्चों को चाइल्ड होम के हवाले किया गया। जब तक वह दोनों बालिग नहीं हो जाते, उनका सारा खर्चा और उनकी जिम्मेदारी पूरी चाइल्ड होम की थी।
धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।